नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शब्द। नेपाल एक ऐसा देश जहां जनता ने पहली बार पारंपरिक राजनीति को ठुकराकर एक नए चेहरे पर भरोसा किया। एक ऐसा नेता जिसे सिस्टम के खिलाफ बगावत की आवाज माना गया। एक ऐसा नाम जिसे जेनजी की उम्मीद, बदलाव का प्रतीक और भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ विद्रोह कहा गया। नाम था बालेन शाह। लेकिन सिर्फ 2 महीने के भीतर ही वही सरकार अब सवालों के घेरे में आ गई। जिस बदलाव का सपना दिखाया गया था, क्या वो अब सत्ता के अहंकार में बदलता नजर आ रहा है? क्योंकि नेपाल में इस वक्त सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं चल रही, बल्कि लोकतंत्र, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका है। इस कहानी की शुरुआत होती है संसद से। बालेन शाह की पार्टी आरएसपी के पास निचले सदन में भारी बहुमत है, 275 में से 181 सीटें, यानी सरकार पूरी ताकत में। लेकिन ऊपरी सदन नेशनल असेंबली में उनका एक भी सदस्य नहीं। और यहां से शुरू हुआ वो राजनीतिक खेल जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। सरकार को डर था कि कई अहम कानून ऊपरी सदन में अटक जाएंगे, तो लोकतांत्रिक बहस का रास्ता चुनने के बजाय सरकार ने चुना अध्यादेशों का शॉर्टकट। 30 अप्रैल से शुरू होने वाला संसद सत्र अचानक 11 मई तक टाल दिया गया और इन 12 दिनों के भीतर 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 8 अध्यादेश ला दिए गए। विपक्ष बोला कि ये लोकतंत्र नहीं, बहुमत के नाम पर सत्ता का दुरुपयोग है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद उस अध्यादेश ने पैदा किया जो सीधे न्यायपालिका से जुड़ा था। नेपाल की संवैधानिक परिषद वही संस्था जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और बड़े संवैधानिक पदों के लिए नाम तय करती है। अब नए अध्यादेश के जरिए प्रधानमंत्री को ऐसी ताकत दे दी गई कि अगर परिषद में बराबरी की स्थिति बने तो अंतिम फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री का होगा। यानी बहुमत कुछ भी चाहे, आखिरी मोहर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की। नेपाल में इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला कहा गया है। परिषद के 2 सदस्यों ने इसका विरोध किया। यहां तक कि राष्ट्रपति पौडेल ने भी अध्यादेश वापस भेजकर पुनर्विचार की मांग की, लेकिन सरकार नहीं झुकी। अध्यादेश दोबारा भेजा गया और संवैधानिक मजबूरी में राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ी। और फिर जो हुआ उसने विवाद को और भड़का दिया। जानकारों का कहना है कि सरकार ने मनोज शर्मा को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश कर दी, जबकि वरिष्ठता क्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सपना मल्ला प्रधान सहित 3 जज उनसे आगे थे। नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह सिर्फ न्यायपालिका का नहीं, नेपाल की महिलाओं का भी अपमान है। अब सवाल उठने लगा, क्या बालेन शाह अब पूरा सिस्टम बदल रहे हैं या फिर सिस्टम को अपने हिसाब से ढाल रहे हैं? लेकिन विवाद यही नहीं रुका। सरकार ने एक और अध्यादेश लाकर करीब 1600 नियुक्तियां रद्द कर दी। तो वहीं संवैधानिक निकायों से लेकर अस्पतालों और यूनिवर्सिटी तक सरकार का तर्क था कि राजनीतिक प्रभाव खत्म करना जरूरी है। लेकिन आलोचकों ने कहा है कि यह सुधार नहीं बल्कि सत्ता का केंद्रीकरण है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संगठनों और कर्मचारी यूनियनों पर रोक लगाने की कोशिश भी की गई है। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया और इस अध्यादेश पर रोक लगा दी। यानी जिस सरकार को जनता ने बदलाव के लिए चुना था, उसे अब अदालत बार बार रोक रही है। और अदालत का ये टकराव सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहा। काठमांडू में बागमती नदी किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। सरकार ने कहा कि शहर को व्यवस्थित करना जरूरी है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद 2 भूमिहीन लोगों ने आत्महत्या कर ली। पूरा नेपाल हिल गया। सरकार पर आरोप लगा कि विकास के नाम पर गरीबों को कुचला जा रहा है। सोशल मीडिया पर भारी गुस्से के बाद बालेन शाह सामने आए और बोले, सच्चे भूमिहीनों का पुनर्वास होगा, लेकिन फर्जी लोगों पर कार्रवाई भी जरूरी है। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और जो युवा कभी बालेन शाह को सिस्टम के खिलाफ क्रांति मानते थे, अब वही पूछ रहे हैं, क्या सत्ता में आते ही हर नेता बदल जाता है? और इस बीच संसद में भी बालेन शाह का व्यवहार विवादों में आ गया है। नेपाल की राजनीति में ये सवाल अब खुलकर पूछा जा रहा है कि क्या बालेन शाह आंदोलनकारी मानसिकता से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं? क्योंकि सरकार चलाना और विरोध करना दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन असली चिंता अब आर्थिक मोर्चे पर दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि बालेन शाह नेपाल के लिए बोझ बनते हैं या फिर खिवनहा। लेकिन अभी तक के उनके फैसले नेपाल के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं और तमाम जगहों से उनके खिलाफ विरोध की आवाज उठती जा रही है। और एक तरीके से अब बालेन शाह चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं, अपने ही फैसलों से विवादों में फंस रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके के फैसले नेपाल में बालेन शाह ले रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।